हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई शुरू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में हमारा एजेंडा क्या है या हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को कई मॉडल्स पढ़ने हैं एटम के। पहला हम लोग जे थॉम्सन मॉडल पढ़ेंगे, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। फिर जे थॉम्सन मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल के बाद हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल में ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉय जो है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, है ना। बोर्स थ्योरी में हम लोग रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना सीखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल और जे थॉम्सन मॉडल। इससे पहले थोड़ी सी ब्रीफ हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे एटम की, है ना। एक एटम का के स्ट्रक्चर तक इंसान कैसे पहुंचा, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। इस काम में मुझे 12 लेक्चर लगेंगे, 12 से 13 लेक्चर लगेंगे, है ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा इस 12-13 लेक्चर से गुजरने के बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आइए लेक्चर नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में क्या, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। उन्होंने कोशिश की कि पता लगाएं कि हवा में करंट बहता है कि नहीं, ठीक है। यहां फिर से लिख रहा हूं मैं, लेक्चर 1 डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये वाज डन बाय जूलियस प्लकर। ये जूलियस प्लकर ने 1859 के आसपास, ठीक है, 1859 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने वो चेक करना चाहते थे कि हवा में करंट बहता है कि नहीं। उन्होंने एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, इसमें इसको लगभग वैक्यूम इसमें क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट किया। इसके अंदर हवा का प्रेशर, जो हवा निकाल दी गई, अंदर का प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास कर दिया गया, ठीक है। और उन्होंने इसको हाई टेंशन के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये हाई टेंशन का सोर्स है। हाई टेंशन सोर्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज वाले सोर्स से कनेक्ट कर दिया। लगभग ये 10 से 20 हजार वोल्ट के आसपास था। और ऐसे एज सच इस ये ग्लास ट्यूब है ना, ये वैक्यूम ट्यूब है या ग्लास ट्यूब है, ग्लास से बना हुआ ट्यूब है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कई सारी चीजें देखी जो मैं यहां पे लिस्ट करता जाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने वोल्टेज का ये स्विच ऑन किया, ऐसे देखने पे एज सच तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, फोटोग्राफिक प्लेट मतलब वही प्लेट जो एक्सरे प्लेट होती है, आपने देखा होगा, जिसपे हमारे बॉडी की हड्डियों की इमेज ली जाती है, उस प्लेट को एक्सरे प्लेट कहते हैं। तो एक्सरे प्लेट जब इन्होंने रखी या फोटोग्राफिक प्लेट रखी, तो उस पर इमेजेस बने। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि पक्का इसमें कोई ना कोई रे है जो इंसान देख नहीं पा रहा, पर गुजर जरूर रही है यहां से। दूसरी चीज, जब उन्होंने इसके बीच में एक क्रॉस रखा तो पाया कि उस क्रॉस का पीछे शैडो पड़ रहा है। मतलब क्या, वो रेज हर जगह तो पहुंच रही है, पर पीछे एक ऐसा भी इलाका है जहां कैथोड रेज नहीं पहुंच रही थी या रेज नहीं पहुंच रही थी, तो उसकी वजह से शैडो पड़ रहा था। तो एक तो फोटोग्राफिक प्लेट वाली बात हो गई, दूसरा शैडो वाली बात हो गई। शैडो से ये पता चलता है
कि कैथोड रे, ये जो रे है, बार बार कैथोड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, ये जो रे है ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, इससे पता चलता है, क्योंकि ये क्या शैडो कास्ट करती है जब इसके बीच में क्रॉस रखते हैं। तो अच्छा, इनको ये पता चला कि ये नेगेटिव टर्मिनल से ये रेज निकल रही हैं, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल से ये रेज निकल रही थी, इसलिए उन्होंने, चूंकि नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं, इसलिए उन्होंने इस रे का नाम कैथोड रे रख दिया, ठीक है, कैथोड रे रख दिया और कैथोड रे रख दिया। तो पहली चीज क्या सीखा है ना, कि दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। मैं इस चीज को इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नोट्स भी बना सके, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, दे फर्स्ट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। दूसरी चीज, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं? इसलिए पता कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं क्योंकि ना बीच में क्रॉस रख देने पर वो शैडो कास्ट करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाले लोग हैं। दूसरी चीज क्या, इसके बीच में अगर जब पैडल व्हील रख दिया गया, पैडल व्हील मतलब कोई ऐसा एक व्हील रख दीजिए, ठीक है, तो देखा गया कि ये पैडल व्हील चलने लगता है, ये पंखा जो है वो घूमने लगता है, पैडल व्हील। तो पैडल व्हील के घूमने का मतलब ये है कि ये जो भी रे है उसमें जरूर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल्स होंगे तभी उनका मोमेंटम होगा और वो जब इससे टकराएंगे तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे और ये पेडल व्हील रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि ये जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज दे कंसिस्ट पार्टिकल्स, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल्स से बने होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एज दे रोटेट द पैडल व्हील, पैडल व्हील, ठीक है। और पैडल व्हील अगर रोटेट कर रहे हैं तो पक्का ये पार्टिकल से बने होंगे, तभी ये अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अगली बात क्या, अगर आप इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दीजिए, अगर आप जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं तब अगर ये रेज इससे टकराती है, ठीक है, तब अगर ये रेज इससे टकराती है तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। मतलब क्या, अगर कोई ऐसी रे है जो इससे टकराती है तो वो फ्लोरेसेंस, मतलब वहां पे एक लाइट सा जलता है ना, अगर वहां पे से टकराती है तो ग्लो करती है, ठीक है। तो एक चीज और प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड से कोटेड वॉल में फ्लोरेसेंस डेवलप करती है, ठीक है ना, डेवलप करती है। पांचवी बात, अगर कभी ये कैथोड रे बिना कोटेड जिंक सल्फेट से कोटेड वॉल के डायरेक्ट अगर टकरा जाए तो ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कैथोड रे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो when they collide with wall of the container, with wall of the glass tube, ठीक है, ग्लास ट्यूब जब भी ये वॉल से टकराती है एक ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। देखा गया कि अगर आप यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव तो सारी रेज पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती थी, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती थी। तो इससे ये पता चलता है, ठीक है, कि ये जो कैथोड रेज हैं ये जरूर कैसी चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तभी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ती हैं, ठीक है। तो छठी बात क्या, छठी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, द कैथोड रेज were found to be negatively charged, ठीक है,
ये नेगेटिवली चार्ज थी, ऐसा पता लगा, क्योंकि ये है ना एक इलेक्ट्रोड डालने पर ये घूम जाती थी। ठीक है, इन ये नेगेटिवली चार्ज नहीं, ये इससे भी पता चलता है कि अगर आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्थ से साउथ नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी ऐसी होगी तो आप जानते हैं V क्रॉस B अंदर की तरफ फोर्स लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा। यानी अगर आप ऐसे नॉर्थ और साउथ लगा देंगे तो कैथोड रे ऐसे बाहर निकल आएगी। ठीक है, फिर समझिए V क्रॉस B, V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल लगाया आपने, है ना, फोर्स अंदर लगने लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज होता तो अंदर जाता, नेगेटिव है तो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो देखा गया रेज बाहर निकल आती है, ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है। इससे भी पता चलता है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो कैथोड रेज वर फाउंड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड as they changed their direction in presence of electric field and magnetic field, according to negative charge। जैसा नेगेटिव चार्ज को मुड़ना चाहिए उसी हिसाब से ये मुड़ते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अगली चीज क्या, ये तो 6 प्रॉपर्टीज लिखाई मैंने, 7वीं प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये रेज जो थी, ये रेज मेटल्स को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती थी। ठीक है ना, तो 7वीं बात क्या थी, दे हैड पेनिट्रेटिंग पावर, they had large penetrating power and were able to penetrate the metal sheets को penetrate कर देती थी। ठीक है, ये 7वीं प्रॉपर्टी हो गई। और 8वीं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी कि हर बार इसके अंदर गैस बदल देने पर, है ना, हर बार इसमें हम गैस बदल देते थे और E/m रेशियो चेक करते थे। E मतलब चार्ज, M मतलब मास। ठीक है, हर बार E/m रेशियो चेक करने पर इसमें चाहे कोई भी गैस ले लीजिए, आप हाइड्रोजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कोई भी गैस आप ले लेते हैं, हर बार E/m रेशियो जो है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg निकल के आता है। ठीक है, ये चीज कांस्टेंट थी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी गैस। ठीक है ना, दिस E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज was fixed irrespective of the gas taken, तो अब कोई भी गैस ले लीजिए, है ना, हर बार इस E/m रेशियो यही का यही आता था। ठीक है, तो ये जूलियस प्लकर ने सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी। आपके मन में एक चीज आ सकता है कि यार इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है ना, कैथोड रेज का एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है क्या है, हो क्या रहा है, इतने हाई वोल्टेज पर ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अलग अलग निकल जा रहे हैं, मतलब एक एटम आयनाइज हो जा रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ चले जा रहे हैं जिसको हमने कैथोड रे कहा। ठीक है, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है जरूर इधर आ रहा होगा जिसको जूलियस प्लकर डिटेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, पर कहीं ना कहीं ये कैथोड रे भविष्य में आगे चल के लोग इसको इलेक्ट्रॉन कहने वाले थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल का पता हमको सबसे पहले जूलियस प्लकर के थ्रू पता चला। ये अलग बात है कि उनको उस समय तक ये नहीं समझ में आई थी कि इलेक्ट्रॉन का सब एटॉमिक पार्ट है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पर उन्होंने खुशी खुशी इसको कैथोड रे कहा। और मजे की बात है कि उस समय उनको एनोड रे मिली भी नहीं। ये जो अगली रे जा रही है ये एनोड रे है। ये लगभग 30-40 साल बाद 1886 में, ठीक है, 1886 में इस एनोड रे को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। ठीक है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। कैथोड रे की डिस्कवरी के लगभग 30 साल बाद गोल्डस्टीन को लगा कि जरूर एटम में अगर अगर कैथोड रे में सब कुछ पहले न्यूट्रल था
और उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं तो जरूर उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंगे और ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे होंगे। तो उन्होंने एक सेटअप लिया, बिल्कुल जूलियस प्लकर वाला ही सेटअप था। उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया, हाई टेंशन सोर्स लिया, बस एक अंतर रखा कि उन्होंने कैथोड जो है, कैथोड वो परफोरेटेड लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड मतलब जालीदार, चलनी जैसा, ऐसे जालीदार कैथोड लिया और इसको हाई टेंशन सोर्स से कनेक्ट किया। अब क्या होता है, फिर अगेन द सेम एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया। ठीक है, और ये वैक्यूम क्रिएट किया गया। अब इसको जैसे ही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया तो देखा कि ऑफ कोर्स इस तरफ जो पार्टिकल्स जा रहे थे वो यहां पर ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे, ग्रीन ग्लो। तो उल्टा भी था, जरूर इसमें से कोई पार्टिकल इस चलनी में से निकल के यहां टकराता था और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, रेड ग्लो। ठीक है, रेड ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, या इनको कैनाल रेज भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या कैनाल रेज जो होती है वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज कैथोड रे की तरह ही होती है। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो हम यहां लिखेंगे। पहला डिफरेंस मुझे मिल गया। अच्छा, देखा गया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो उधर जा रहे थे और कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन परफोरेटेड कैथोड से निकलकर टकरा रहे थे। ठीक है, तो गोल्डस्टीन को वो पार्टिकल मिल गया जो 30 साल से छुपा हुआ था। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, ये जहां टकराता, देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये कैथोड रे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट करते हैं, ये भी जो है पेडल व्हील घुमा देंगे, ये भी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगे। ठीक है, ये सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज सेम है। डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस, ठीक है, ये रेड ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस रेड ग्लो on striking the metal, striking the glass wall। ठीक है, ये ग्लास वॉल से टकराने के बाद है ना रेड ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी जो डिफरेंट है एनोड रे कैथोड रे से? दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ये कैथोड रे जो होती है वो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा थी, इनकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा है। इसको समझने की जरूरत है। एक्चुअली आज का इंसान उस समय के गोल्डस्टीन और जूलियस से ज्यादा समझता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, छोटी चीज पेनिट्रेट करती है। आप गोली मारिए तो किसी सरफेस पे वो छेद कर उसको निकल जाएगी, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बड़ी चीज किसी चीज से टकराएगी तो उसको तोड़ने की टेंडेंसी रखेगी। ठीक है, तो ऐसा ही अंतर था। भारी चीज, न्यूक्लियस भारी है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो एनोड रे जिसको हम कह रहे हैं या कैनाल रे, ये बेसिकली न्यूक्लियस है ना। एटम जो है आयनाइज हो रहा है, उसका न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो दूसरी तरफ जा रहा है। न्यूक्लियस मैसिव होते हैं, इसलिए जहां टकराएंगे दूसरे एटम से टकराएंगे तो उस एटम को भी तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि ये किसी से तोड़ फोड़ नहीं करता, ये जिस सरफेस में मिलेगा उस सरफेस को डीप तक क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो दूसरा अंतर क्या था एनोड रेज में और कैथोड रेज में? दूसरा अंतर था कि एनोड रेज had poor penetrating power। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर पुअर थी, ठीक है, पावर, बट had good आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, आयोनाइजिंग पावर, इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत अच्छी थी। ठीक है ना, इनकी जो है पेनिट्रेटिंग पावर पुअर थी लेकिन इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत अच्छी थी। तीसरी चीज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर यह क्लियर हो गया था कि ये कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सजेस्टेड दैट द एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, और चौथी बात क्या, चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है जिसने नींव रखी जे थॉमसन मॉडल की।
चौथी बात ये थी कि ये जो एनोड रेस थे, हर बार गैस बदलने पर इनके E बाई एम का वैल्यू अलग अलग आता था, और सबसे बड़ी E बाई एम वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए है। आप मेरी बात समझिएगा, कैथोड रेज का E बाई एम रेशियो डिपेंड ही नहीं करता है कि आपने क्या लिया है ना, कोई भी गैस लेंगे E बाई एम रेशियो वही आएगा। लेकिन एनोड रे का E बाई एम रेशियो डिपेंड करता है कि आपने कैसी गैस ली है। ठीक है, आज का इंसान ज्यादा समझता है, समझ सकते हैं कि आप कोई भी गैस लीजिए, इलेक्ट्रॉन एक जैसा होगा, पर कोई भी गैस लेने पर न्यूक्लियस अलग अलग आएगा, है ना, इसलिए E बाई एम रेशियो न्यूक्लियस का क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो चौथा सबसे बड़ा अंतर था क्या, कि E बाई एम रेशियो ऑफ एनोड रेज used to change on changing the gas in the tube। ठीक है, इस गैस अगर आप बदल देंगे तो ये बदल जाएगा। ठीक है, और क्या हाईएस्ट किसका मिला, हाईएस्ट E by M ratio was found when hydrogen gas was kept in the tube। तो बहुत क्लियर हो गया कि इंसान ने उस समय तक ये समझ लिया था कि उसने दो तरह के एटम न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब उसने पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है। पॉजिटिव पार्ट उन्होंने एनोड रे के रूप में खोज लिया था, और नेगेटिव पार्ट किसी भी एटम का उन्होंने कैथोड रे के रूप में खोज लिया था। ठीक है, तो इस तरह से इंसान ने दो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोज लिया था। ठीक है, लेकिन एक चीज अभी भी दिक्कत करे जा रही थी, क्या, कि इंसान देखता था कि E बाई एम रेशियो, मैं समझाता हूं। नेक्स्ट चीज इंसान ने क्या देखी कि E बाई एम रेशियो जो वैरी करता है वो कुछ इस तरह से वैरी करता है। यानी अगर हम E बाई एम रेशियो लेते हैं, अगर हम कई बार ऐसा देखा गया कि चार्ज डबल नहीं, मास 4 टाइम्स कर देने पे चार्ज डबल ही होता था। जैसे हाइड्रोजन का अगर आप लेंगे, हाइड्रोजन का E बाई एम रेशियो आएगा, चार्ज भी 1 होता है, मास भी 1 होता है, 1 1 हो गया, 1E 1 AMU। लेकिन हीलियम लोगे तो चार्ज डबल हुआ, लेकिन मास कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी ये चीज सजेस्ट करती है, देखिए हीलियम का चार्ज 2 है, 2E हो जाएगा, और मास 4 AMU हो जाएगा। तो चार्ज डबल करने पर मास 4 गुना हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, यानी E बाई एम रेशियो हाफ हो जा रहा है। तो लोगों ने देखा कि एटम बदलने पर E बाई एम रेशियो हाफ हो जा रहा है। अगर सारी चीजें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ही बनी होती तो E बाई एम रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता, लेकिन E बाई एम रेशियो हाफ होने का मतलब मास जितना बदल रहा है, चार्ज उतना नहीं बदल रहा। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मास में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यानी जरूर एटम में एक थर्ड पार्टिकल की हाइपोथेसिस की गई। ठीक है, थर्ड पार्टिकल की हाइपोथेसिस की गई कि जरूर हो ना हो एटम के अंदर एक थर्ड पार्टिकल भी है जो न्यूट्रल है, जो मास में तो कंट्रीब्यूट करता है पर चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, तो लोगों ने खोजना शुरू किया, और एक्सीडेंटली वो न्यूट्रल पार्टिकल मिल भी गया। ठीक है, लेकिन मिलने में लगभग 50 साल लग गए, है ना। गोल्डस्टीन के एनोड रेस के मिलने और न्यूट्रल पार्टिकल के मिलने में लगभग 50 साल का फर्क था, है ना। 1932 की बात है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1932 में जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन मिला, और एक्सीडेंटली मिला। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे जिसमें उनका मंशा थी कि बेरिलियम सरफेस पे मैं अल्फा पार्टिकल से हिट करूं। अब आप पूछ सकते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अब मैं बताऊं, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो जो पार्टिकल बच जाता है, इस पार्टिकल को क्या कहते हैं आप, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। डबली चार्ज इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, तो डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस को आप अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल से उन्होंने स्ट्राइक किया और एक
वो न्यूक्लियर रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये अचानक उन्होंने पाया कि ये एटम और ये एटम दोनों एक दूसरे में कोलैप्स करके कार्बन बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ इमेजेस मिली जिससे पता चला कि कोई पार्टिकल इसमें से, इस प्रोसेस में से निकल रही है। ऐसे ही है कि दो बड़ी बूंदें आपस में और एक छोटी बूंद उसमें से निकल जाती है। ठीक है, इनका नेट केमिकल रिएक्शन, नेट न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा था, हीलियम 24 प्लस बेरिलियम 49 रिजल्टेड इनटू कार्बन 612 प्लस N01। ठीक है, ये चार्ज है और ये मास है। हम दोनों लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। पहले चार्ज 6 था, अब चार्ज 6 है। पहले मास 13 AMU था, अभी भी मास 13 AMU है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहली बार 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन मिला इंसान को। ठीक है, और इंसान ने सबसे पहले एक न्यूट्रल पार्टिकल, जो बहुत दिनों से अवेटेड था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम के अंदर होना चाहिए, वो इंसान ने खोज लिया। इस चीज के लिए जेम्स चैडविक को है ना नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इस तरह से इन तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट, एक 1859 में हुआ कैथोड रे जिससे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम पता चला, एक 1886 में हुआ जिससे पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम का पता चला, और एक 1932 में एक डिस्कवरी हुई जिससे हमें एटम के न्यूट्रल पार्टिकल का पता चला। अब समय था कि हम लोग एक थ्योरी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एटम के बारे में, क्योंकि एटम के पार्ट्स पहले से पता थे। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के काफी पहले ही जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था एटम का। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के रेस्पेक्ट में मैं उसकी बात करूंगा। पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हम डेटा एक जगह पर टैबुलेट कर लेते हैं। आइए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डेटा को एक जगह टैबुलेट कर देते हैं। तो द न्यूक्लियस, पार्टिकल, सिंबल, मास, चार्ज और डिस्कवरर। तो अगर पार्टिकल, आप इलेक्ट्रॉन की बात करिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करिए, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो होता है वो अक्सर लोग E-1 0 लिखते हैं या बीटा-1 0 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल भी है। ठीक है, बीटा पार्टिकल भी कहा जाता है। इसका मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या CGS यूनिट में -4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के जो डिस्कवरर थे, डिस्कवरी का क्रेडिट जूलियस प्लकर को इसलिए दी जाता है क्योंकि जूलियस प्लकर ने सिर्फ ये जाना था कि वो कैथोड रे, उन्होंने उसको समझा था। सही मायने में उसके इलेक्ट्रॉन की जो हाइपोथेसिस है वो दी थी स्टोनी लॉरेंज और मेरे ख्याल से स्टोनी लॉरेंज और जे थॉमसन ने। ठीक है, स्टोनी लॉरेंज और जे थॉमसन ने दिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। प्रोटॉन जो है उसको हम लोग लिखते हैं H11। ठीक है, तो प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। अक्सर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो बचता है वो प्रोटॉन ही होता है। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाता है। एक प्रोटॉन पे भी चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके डिस्कवरर जो है वो गोल्डस्टीन, जिन्होंने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कैनाल रेज या एनोड रेज को खोजा था, उन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड को इस चीज का क्रेडिट मिलता है। उनको प्रोटॉन का डिस्कवरर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, अभी हम लोगों ने देखा कि तीनों एक्सपेरिमेंट देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे एनोड रे ट्यूब से, एनोड रेस से है ना प्रोटॉन की खोज हुई। ऐसे ही न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे बेरिलियम एटम के ऊपर आप जब अल्फा पार्टिकल हिट करता है तो बेरिलियम जो है वो कार्बन में चेंज हो जाता है और एक न्यूट्रॉन उसमें से निकल जाता है। न्यूट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, न्यूट्रॉन का मास तो होता है पर चार्ज नहीं होता। ये चीज मास बताती है और ये चीज चार्ज बताती है।
ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं हो, न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के ही बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -27 kg, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। इसके डिस्कवरर जो है वो जेम्स चैडविक थे, जेम्स चैडविक, ईयर 1932 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये पूरे पार्टिकल्स का डेटा हो गया, जो आप है ना लिख भी सकते हैं एक जगह पे कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के है ना मास और तमाम चीजों का डेटा हो गया, और साथ साथ उनके डिस्कवरर भी हो गए। ठीक है, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे सबसे पहले जूलियस प्लकर ने करंट दौड़ाने की कोशिश की हवा में, और उनको एक नया पार्टिकल मिला या नई रेज मिली जिसको कैथोड रे कहते हैं। फिर उसके बाद 50-30-35 साल बाद गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट करके पॉजिटिव पार्टिकल की भी खोज कर ली। उसके 40-50 साल बाद या 30-35 साल बाद, सॉरी 30-35 साल बाद है ना, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर डाली। ठीक है, अब जरूरत इस बात की थी कि हम एक थ्योरी बनाए जो एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करे। देखिए, एटॉमिक मॉडल इस समय तक आ गया था, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तब एटॉमिक मॉडल आ चुका था, न्यूट्रॉन की खोज तब तक नहीं हुई थी। तो सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन का मॉडल था, जो हम लोग अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो एक्सपेरिमेंट पढ़े कि कैसे एनोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो उसमें आपको याद होगा कि दो बातें आई थी। जब कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि उसके ट्यूब में कोई भी गैस भरी जाए, E/m रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता था, 1.76 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -11 kg कूलम पर kg आता था। लेकिन और जब एनोड रेस के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता था तो गैस बदलने पे E/m का रेशियो हर बार बदलता था। तो इसका मतलब यह होता है कि इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस लोगे, जो नेगेटिव पार्टिकल है वो हर बार सेम है। नेगेटिव पार्टिकल हर बार सेम आते हैं। नेगेटिव पार्टिकल हर बार सेम कैसे हैं? इसलिए सेम है क्योंकि उनका E/m रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 1.76 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 11 कूलम पर kg। लेकिन जो इसमें पॉजिटिव पार्टिकल होते थे हर बार वो बदल जाते थे। इट डिपेंडेड ऑन गैस टेकन, जैसी गैस वैसा E/m। और सबसे बड़ा E/m रेशियो जो आया था, वो हाइड्रोजन के लिए आया था। ठीक है, तो अगर कोई भी जे थॉमसन की जगह होता तो एक ही मॉडल प्रपोज करता। जे थॉमसन मॉडल क्या कहता है? जे थॉमसन मॉडल कहता है कि एटम कुछ ऐसा है, चाहे कोई भी एटम ले लो, उसका नेगेटिव चीज हमेशा सेम होगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर बार एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव पार्टिकल का E/m रेशियो सेम आता था, चाहे आप कोई भी गैस ले लीजिए। लेकिन गैस बदलने पे पॉजिटिव पार्टिकल का E/m रेशियो बदलता था। इसका मतलब एटम कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा मॉडल आपको प्रपोज करना होगा जिसमें एटम का नेगेटिव हमेशा कांस्टेंट रहेगा और हमेशा उसका पॉजिटिव क्या करेगा? वेरी करेगा। तो ऐसा आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे तरबूज होता है, तरबूज का साइज अलग अलग आ सकता है पर हमेशा बीज उसका लगभग सेम साइज का होता है। ठीक है, उन्होंने वाटरमेलन से ये आइडिया चुराया और ये मॉडल दिया। उन्होंने क्या कहा? एटम ऐसे होते हैं, या छोटा एटम भी हो सकता है, बड़ा एटम भी हो सकता है, और बड़ा एटम भी हो सकता है। ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन एटम कैसा भी हो, उसका जो बेस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ये भी और इस पे जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो चिपके होंगे, एम्बेडेड होंगे, इस पे भी चिपके होंगे। जैसे वाटरमेलन या तरबूज में है ना, बीज जो होता है। अब ये मॉडल ऐसा उन्होंने इसलिए दिया ताकि हर बार जो पॉजिटिव पार्ट है उसका मास वेरी करे, हर बार उसका E/m रेशियो अलग अलग आए। ठीक है, लेकिन जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव सब में एक जैसा ही हो, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार E/m रेशियो उसका इतने का इतना ही आता था। ठीक है, तो जे थॉमसन का ये जो मॉडल है वो ऐसा ही होना था क्योंकि उनको एक ऐसा मॉडल देना था जिसमें नेगेटिव चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है और पॉजिटिव चार्ज वेरी करता है। तो उन्होंने कहा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिस पर
नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, चिपके हुए हैं, एम्बेडेड है, चिपके हुए हैं। ठीक है, कोई पूछ सकता है कहां चिपके होंगे, तो साहब वहां चिपके होंगे जहां पर उस पर नेट फोर्स क्या लगे, 0 लगे। तो इसको जे थॉमसन मॉडल कहते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें जूलियस प्लकर ने करंट दौड़ाने के चक्कर में हवा में कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स की खोज या नेगेटिव रेज की खोज की थी। हर बार गैस बदलने पे भी नेगेटिव जो रे है, कैथोड रे है, उसका E/m कांस्टेंट आता था, यानी गैस कोई भी हो उसके अंदर से निकलने वाला नेगेटिव पार्टिकल हमेशा सेम है। लेकिन गैस बदलने पर पॉजिटिव पार्टिकल बदल जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही मॉडल हो सकता है कि एटम खुद एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो, ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज हर बार वेरी करे और उस पर नेगेटिव चार्ज छोटे छोटे चिपके हो, 3 डायमेंशनली एम्बेडेड हो, है ना। यही एक मॉडल प्रपोज किया ही जा सकता है इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर। कुछ दिन बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपने 2 शिष्यों गीगर और मार्सडेन से कहा कि किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसको तोड़ फोड़ दिया जाए। हम लोग बचपन में भी ऐसा करते थे कि, है ना, कोई भी अगर आपको खिलौना मिलता है तो थोड़े दिन खेलने के बाद आप जानना चाहते कि उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है काम करने का, तो अक्सर आप उसको तोड़ देते थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और अपने दोनों शिष्य गीगर और मार्सडेन को ये कहा कि इस सेटअप में एक एटम को तोड़कर देखिए कि आपको मिलता क्या है। ठीक है, तो अगला एक्सपेरिमेंट हमारा जो है, अगला एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जिसको किया था गीगर और मार्सडेन ने। इन्होंने क्या किया था, गीगर और मार्सडेन ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, एक गोल्ड फॉइल लिया और उसको अल्फा पार्टिकल से हिट किया ताकि गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड है, एटम है, वो टूट जाए। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा था क्या कि एक चेंबर लिया गया जिसमें एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल यहां लिया गया, बर्तन है जिसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ये है ना, रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और कैसा सब्सटेंस है ये, बीट अल्फा एमिटर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियस को तो छोड़ दो और उसके 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, ये जो चीज बच जाएगी, इस चीज को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियस को। तो ये अल्फा एमिटर था। यहां पे उन्होंने एक बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल ले लिया। ठीक है, ये एक गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल ले लिया। गोल्ड फॉइल इसलिए क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है। ठीक है ना, मैलिएबल होता है। तो मैलिएबल इसलिए क्योंकि अगर आप लोहे का लेंगे तो आप इतना पतला नहीं कर पाएंगे कि अल्फा पार्टिकल उसको पार कर सके। हो सकता है आप लोहे को पीट पीट कर जो अंतिम पतला कर सकते हैं वो आप यहां रखे तो पता चला अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस लौटा रहे। गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, इसलिए इसको बहुत पतला फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिठाइयों पे भी आप, है ना, सोने का वर्क या चांदी का वर्क, जो मैलिएबल सब्सटेंस है उन्हीं का, है ना, फॉइल होता है। दूसरा, गोल्ड को लेने के पीछे एक और मकसद था, गोल्ड का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, 197 AMU, लगभग अल्फा पार्टिकल से 200 गुना ज्यादा। अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है। तो अपने आप में अल्फा पार्टिकल ही भारी पार्टिकल है, क्योंकि भारी इन अ सेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में भारी, ठीक है, या प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 4 गुना भारी है। अब कोई भारी चीज है, अगर वो अपने ही आसपास की चीज से टकराएगी तो उसे तोड़ नहीं पाएगी, दे विल रिकॉइल, बाउंस करके रिकॉइल कर जाएंगे। आप टूटते कब हैं, आप एक बॉल को दूसरे बॉल से टकराते हैं तो नहीं टूटेगा, वो बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन अगर एक बॉल है, अगर आप उसको बहुत जोर से किसी दीवार पे मारेंगे जिसका मास लगभग इनफाइनाइट है, तो हो सकता है कि वो प्लास्टिक बॉल या किसी चीज का बॉल टूट जाए। ठीक है, तो जब भी आप कोई भारी चीज आप यहां रखना चाहते थे, इसलिए लोगों ने गोल्ड फॉइल रखा जिसका मास लगभग 200 AMU के आसपास आता है और अल्फा पार्टिकल से लगभग वो 50 गुना भारी है। तो इतने भारी सब्सटेंस से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल जो है वो उसको या तो तोड़ देगा या कुछ ना कुछ होगा उसके साथ। उन्होंने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम सीधे पास कर गए। एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम सीधे के सीधे पास कर जाते हैं इसमें। ठीक है, गीगर मार्सडेन ने यहां पे ऑब्जर्व करना शुरू किया इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, और उन्होंने देखा कि
मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधा चले जाते थे। इस दीवार पे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी कर दी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने से ये फायदा है, ये ZnS की कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है, तो जब भी इसमें कोई चीज टकराएगी वहां हल्का सा उजाला होगा और आपको पता चल जाएगा यहां कोई चीज टकराई है, क्योंकि आप अल्फा पार्टिकल देख तो सकते नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिस्टर्ब हुए सीधे के सीधे पास कर गए। ठीक है, एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो हल्का सा एक्यूट एंगल डेविएशन हो गया उनका। अब डेविएशन क्या है? डेविएशन का फिजिक्स में डेफिनेशन है कि आप जिधर जाना चाह रहे थे और जिधर गए दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब आप जाना इधर चाह रहे थे और गए इधर, तो दिस इज डेविएशन। इस डेविएशन को उन्होंने कहा एक्यूट एंगल डेविएशन, एक्यूट एंगल डेविएशन कहा। ऐसे ही उन्होंने इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में ऑब्ट्यूज एंगल डेविएशन भी देखा ऐसे। ठीक है, बहुत कम लोग थे लेकिन कुछ ऑब्ट्यूज एंगल भी डेविएट कर गए, ऑब्ट्यूज एंगल डेविएशन हो गया। और कई बार अल्फा पार्टिकल्स गिनने पे पता चला कि हर 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल उस तरफ नहीं पहुंचा, मतलब वापस लौट गया। ठीक है, हर 10,000 अल्फा पार्टिकल जो इसमें से निकलते थे उधर 9,999 ही पहुंचते थे, एक अल्फा पार्टिकल गायब मिलता था। तो लोगों ने इस चीज का अंदेशा लगाया कि हो ना हो जो वो एक अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री डेविएट कर जा रहा है, 180 डिग्री डेविएशन हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद गीगर और मार्सडेन ने जब रदरफोर्ड से बताया तो रदरफोर्ड अब क्लियर थे कि मॉडल जो एटम का है वो जे थॉमसन मॉडल अब नहीं हो सकता, मॉडल डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मॉडल ऐसा होना चाहिए जो इन सारे तथ्यों को एक्सप्लेन कर सके। मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडिस्टर्ब निकल जाए। मॉडल एटम का ऐसा होना चाहिए जिसमें इक्का दुक्का पार्टिकल एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल डेविएट करें। मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत कम ही सही लेकिन ऐसे भी पार्टिकल हो जो वापस लौट जाए। तो रदरफोर्ड ने एटम का ये मॉडल प्रपोज किया, कहा एटम्स जो हैं अगर आप उनको मैग्नीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेंगे। उनका मैक्सिमम स्पेस खाली है, बीच में खाली कैसे है? खाली इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाने का मतलब यही है कि मैक्सिमम स्पेस खाली है। एक बात तो फर्स्ट पॉइंट कहा उन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस वेकेंट है। ठीक है, स्पेस वेकेंट है, मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज वेकेंट। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिस्टर्ब्ड। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बीच में जो भी है वो पक्का पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो भी +2 चार्ज्ड होता है। ठीक है, हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो भी डबली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो +2 चार्ज लिए रहता है और कोई पॉजिटिव चीज ही पॉजिटिव के बगल से गुजरते वक्त हल्का सा क्या कर जाएगी? डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सेंट्रल पार्ट जो है इसका, सेंट्रल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड है सेंट्रल पार्ट। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग एक्यूट एंगल डेविएट कर गए, कुछ बहुत और ज्यादा करीब से अगर पास किए तो ऑब्ट्यूज एंगल डेविएट कर गए। ये डेविएशन सिर्फ रिपल्शन की वजह से ही हो सकता है, तब जब बीच वाला पार्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे पूरे एटम का मास निचोड़कर ऐसे बीच में रख दिया गया है। ठीक है, यानी पूरा एटम खाली है और पूरे एटम का मास बीच न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो नहीं कहा कहते थे उस वक्त लोग, सेंट्रल पार्ट कहते हैं, सेंट्रल पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो ये सेंट्रल पार्ट ना सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज था बल्कि बहुत ज्यादा मैसिव था, भारी था। कैसे पता भारी है? भारी है और छोटा है, वेरी स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल। इसलिए छोटा और स्मॉल दोनों कहा गया क्योंकि अगर छोटा नहीं होता, पहले मैसिव एक्सप्लेन करता हूं। मैसिव इसलिए कहा गया क्योंकि आप किसी मैसिव चीज से टकराकर वापस लौटते हैं। जब कोई चीज, अब जैसे आप एक बॉल अगर दीवार पे मारते हैं तो दीवार से वापस इसलिए आती है क्योंकि दीवार का मास बॉल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो कोई चीज रिकॉइल या बाउंस बैक तभी करती है जब अपने से बहुत भारी चीज से टकरा जाए। तो इसलिए एक आध 10,000 में
एक पार्टिकल ऐसे भी होते थे जो हेड ऑन न्यूक्लियस के सामने पहुंच जाते थे और उनसे टकराकर वापस लौट आते थे। तो आप लौटेंगे कब? जब अपने से बहुत ज्यादा भारी चीज से टकराएंगे। इसलिए उन्होंने कहा जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट इज मैसिव, भारी है, ठीक है, बहुत भारी है। छोटा क्यों कहा? अगर ये मान लीजिए पार्ट बड़ा होता तो फिर 10,000 में एक क्यों लौटते? हो सकता है 10,000 में 500 लौट आते, ठीक है। छोटा होने की वजह से ही एक ऐसा पार्टिकल होता है 10,000 में जो इससे हेड ऑन भिड़ जाता है, ठीक है। यानी एक चीज और समझ में आई क्या? कि सेंट्रल पार्ट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड के हमें एटम का एक मॉडल मिलना शुरू हो गया कि एटम एक ऐसा चीज है जिसमें उसका पूरा मास बीच में होता है। जो पार्टिकल बीच में होता है वो ना सिर्फ छोटा होता है बल्कि पूरा मास लिए होता है, इसलिए बहुत भारी होता है, मैसिव होता है, ठीक है। और मैक्सिमम जगह एक एटम में खाली होती है। लोगों ने ये जानना चाहा कि नेगेटिव कहां होता है, अगर बीच में आपने पॉजिटिव कह दिया। तो ये चीज उन्होंने सोलर सिस्टम मॉडल से चुरा ली, है ना, अर्थ के सोलर सिस्टम मॉडल से चुरा लिया। कहा कि जो नेगेटिव चीज होता है, जो भी नेगेटिव पार्टिकल होता है, उस समय तक उसे इलेक्ट्रॉन नहीं कहते थे, जो भी नेगेटिव पार्टिकल होगा वो उस पॉजिटिव पार्टिकल के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो पांचवी बात उन्होंने क्या कही कि नेगेटिव चार्ज revolves around the central positive charge, central positive charge, ठीक है, सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज। तो हमें कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्या कहता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, क्या कुछ कमियां थी। उस समय के एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने इस बात को प्रूव कर रखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा तो वो एमिशन रेडिएट करेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या कि ड्रॉबैक क्या था, क्यों इस थ्योरी को डस्टबिन में डाल दिया गया, क्यों इस थ्योरी को, है ना, डिस्कार्ड कर दिया गया। ड्रॉबैक क्या थे ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? तो ड्रॉबैक दो थे। पहली चीज, उस जमाने में मैक्सवेल ने यह प्रूव कर दिया था कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करेंगे, एक्सिलरेशन देंगे तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो उस लहजे से एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के अगल बगल घूमता इलेक्ट्रॉन हर वक्त एक्सिलरेट हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं पर उसका क्या डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, ठीक है, हमेशा उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। और चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है ना। और वेलोसिटी अगर का डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन चेंजेस, एंड इफ द डायरेक्शन चेंजेस दैट मींस वेलोसिटी चेंजेस। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो आप कह सकते हैं कि उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, रेडिएशन एमिट करेगा तो फिर धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए और उसको धीरे 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 क्या है ना, एनर्जी, लो एनर्जी कम होते होते उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। न्यूक्लियस में गिर जाने में बुराई नहीं है कोई, है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर, इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन द न्यूक्लियस द एटम विल बिकम अनस्टेबल, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है उससे वो एटम अनस्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल गिर सकता है, उसको आजादी है गिरने की। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। यानी मैक्सवेल तो सही थे कि इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन एमिट करना चाहिए, और एमिट करने के वजह से उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस में गिरने की वजह से ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं आता। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता तो सेंट्रल पार्ट न्यूट्रल हो जाता, तो फिर डेविएशंस नहीं होते। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी सही है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी सही है, चीजें डेविएट करेंगी, पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है। और मैक्सवेल भी सही है कि इलेक्ट्रॉन को क्या एनर्जी लूज करनी चाहिए। तो गलती रदरफोर्ड के मॉडल में है। रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है एटम का, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है। हमें एक ऐसा मॉडल ऑफ एटम चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल चीजों को भी एक्सप्लेन कर सके और मैक्सवेल को भी समाहित कर सके कि साहब इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त रेडिएशन एमिट करता रहेगा लेकिन वो किसी तरफ से न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल में
ये ड्रॉबैक था, वो मैक्सवेल को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया। मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन एमिट करना चाहिए, यह तो ट्रू था, लेकिन और यह भी ट्रू है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड होते हैं, किसी भी एटम में एक साथ नहीं होते हैं। तो एक ऐसी थ्योरी बनाने की जरूरत थी जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भी रहे और रेडिएशन भी एमिट करने के बावजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना गिरे। तो यह एक पहला ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैक्सवेल को अपने थ्योरी में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी कमी रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी कि रदरफोर्ड से पूछा गया कि ये सब तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता है ना, लेकिन समय समय पे हाइड्रोजन एटम्स में से अलग अलग तरह की रेडिएशंस निकलती हैं, जिसको लोगों ने आगे चल के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा। उनसे पूछा गया कि ये किस लिए होता है, व्हाई, है ना, योर मॉडल शुड एक्सप्लेन कि क्यों हाइड्रोजन में से छोटे छोटे रेडिएशंस निकलते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में इस चीज का कोई जवाब नहीं था कि क्यों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकलता है, हाइड्रोजन एटम जो है छोटे छोटे रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, तो इन दो कमियों की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया और एक नए मॉडल की तलाश होने लगी। तो लेक्चर 3 में हम उसी नए मॉडल यानी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, पर या उसके फाउंडेशन को ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज मैं समराइज कर दूं, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एटम को समझने की शुरुआत जूलियस 1859 में शुरू की थी, है ना। 1859 में उन्होंने सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके नेगेटिव पार्टिकल्स की खोज की। फिर उसके 30-32 साल बाद 1886 में, है ना, गोल्डस्टीन ने एनोड रेस की खोज की और पॉजिटिव चार्ज का खोज हुआ, एटम के अंदर के पॉजिटिव चार्ज का। फिर उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसमें E/M रेशियो नेगेटिव चार्ज का कांस्टेंट रहता है और पॉजिटिव चार्ज का वेरी करता है। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने एटम को तोड़कर यह प्रूव किया कि जे थॉमसन गलत थे, एटम कुछ ऐसा होता है जिसके बीच में पॉजिटिव और मैसिव पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। फिर बाद में उनके मॉडल में भी कुछ कमियां निकल गई, है ना, जैसे उन्होंने वो मैक्सवेल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी थ्योरी में, और साथ साथ वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग मिलेंगे, तो इसके आगे की बातचीत होगी, हम लोग बोर थ्योरी का फाउंडेशन ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।